नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। तो दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी की एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का जो लेक्चर है वो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है और उसमें हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को देखने वाले हैं और किस तरह से आगे के लेक्चर तैयार होने वाले हैं, ये सारा कुछ मैं यहाँ सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में ज्योग्राफी के सिलेबस में जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। और दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विश्व के भौतिक भूगोल से। अब चूंकि इंडिया भी विश्व के अंदर ही आता है, तो विश्व का जब भौतिक भूगोल या विश्व का भूगोल हम लोग कवर करेंगे तो इंडिया का भूगोल या भारत का भूगोल खुद ब खुद कवर होता चलेगा। जो स्पेशल उसके फीचर रहेंगे, जो अलग से भारत की जो है ज्योग्राफी के पार्ट हैं, वो हम साथ में उनके जो है तैयार करते जाएंगे। जैसे अगर मानसून की बात हो तो वो हम जलवायु विज्ञान के साथ ही कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं। ज्योग्राफी के सिलेबस में अगर हम लोग पीसीएस प्री या यूपीएससी प्री या किसी वनडे एग्जाम की जो पाठ्यक्रम की व्यवस्था है उसमें क्या देखते हैं, उसमें लिखा रहता है भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। और अगर पीसीएस और यूपीएससी मेंस की बात की जाए तो मेंस का जो जीएस फर्स्ट का पेपर है उसमें आपके ज्योग्राफी के अलावा सोशल इशू अर्थात सामाजिक मुद्दे, इतिहास जिसमें आधुनिक विश्व इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, और कला एवं संस्कृति है प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक की, वो भी किसकी, भारत की। तो हम लोग यहाँ केवल क्या देखने वाले हैं, केवल भूगोल या ज्योग्राफी। तो इसमें 3 पॉइंट है मोटे तौर पर जो दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं जिनमें हम लोग क्या देखते हैं, जो भौतिक भूगोल है उसके पार्ट, उसके सभी भाग देखते हैं। भौतिक भूगोल में 3 चीजें आती हैं आपकी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। तो दोस्तों, हम लोग यहां आप लोग देख पा रहे हो प्राकृतिक भूगोल और भौतिक भूगोल। ये जो बिंदु है, चाहे प्री की एग्जाम के सिलेबस के हों या मेंस की एग्जाम के सिलेबस के हों, ये जो है कॉमन बिंदु है। फिर इसके अलावा मेंस में क्या लिखा है, विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, और क्या है इसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। मतलब इसमें जो विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें एशिया और भारत भी, और भारतीय उपमहाद्वीप दोनों को सम्मिलित किया गया है। वहाँ जो संसाधनों के वितरण हैं उनका अध्ययन करना है। इसके अलावा विश्व, जो कि भारत सहित यहाँ दिया गया है, विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। अगर दोस्तों मोटे तौर पे बात की जाए तो जो भौतिक कारक होते हैं ज़्यादातर उद्योगों को स्थापित करने में वही जिम्मेदार कारक के रूप में भूमिका निभाते हैं। अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें, अगर भारत के ही रेफरेंस में देखें तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। तो वहाँ जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों से संबंधित जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो छोटा नागपुर के पठार में स्थापित किए गए हैं। तो जिम्मेदार कारक जो है ज़्यादातर कौन से हैं, भौतिक कारक हैं। इसके अलावा कुछ मानवीय कारक भी हैं जो कि हम आगे देखेंगे जब हम लोग मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल देखेंगे। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आपकी कृषि एवं पशुपालन है। जो द्वितीयक क्षेत्रक है वो प्रोसेस्ड इंडस्ट्री है या प्रसंस्कृत उद्योग है। तृतीयक में आपकी जो है सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रक आता है। अगर दोस्तों तीसरा अगर हम पॉइंट देखें सिलेबस का तो इसमें क्या है, कुछ प्राकृतिक घटनाक्रम दिए गए हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात। इनका क्या है, ये जो महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं हैं और इनकी भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान और अति महत्वपूर्ण भौगोलिक
भूगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये दोस्तों आपका जो लास्ट का जो बिंदु है, इसकी जो अंतिम पंक्तियों में जो बातें लिखी हैं उनमें कुछ जो शब्द हैं वो आपके जो पर्यावरण विज्ञान है उसके अंतर्गत है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि हम लोगों के सिलेबस में क्या क्या है। तो क्या देखा, प्राकृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, भौतिक भूगोल है, मेंस में भी भौतिक भूगोल है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल को मोटे तौर पे 3 भाग में बांटा जाता है। एक तो आपका भू आकृति विज्ञान, एक है जलवायु विज्ञान और एक है समुद्र विज्ञान। भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, और समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी या ओशनोलॉजी। इसके अलावा कुछ लोग इसमें जीव मंडल को भी शामिल करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोगों के सिलेबस में क्या था, प्राकृतिक भूगोल था। मानव भूगोल या सामाजिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल। इनमें दोस्तों हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल से। और दोस्तों भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग किस बात का अध्ययन करेंगे, इसमें भी सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे हम लोग भू आकृति विज्ञान का करेंगे। उसके पश्चात हम लोग जलवायु विज्ञान पे जाएंगे, फिर जाएंगे समुद्र विज्ञान पे। इसके अलावा इसमें एक पार्ट हम लोग मिट्टियों का भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों कारकों के मिलने से ही किसी स्थान विशेष की मृदा की संरचना कैसी होगी, उसके लक्षण कैसे होंगे, कैसे गुण होंगे उस मृदा में, वो सब निर्धारित होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो भौतिक भूगोल है उसमें देखेंगे भू आकृति विज्ञान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब दोस्तों हम लोग रहते कहाँ हैं, तो हम लोग रहते हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी अर्थात जियो। पृथ्वी पर कितने प्रकार की सतहें हैं? पृथ्वी पर एक तो पृथ्वी की सतह है, सतह, इसमें 2 सतह हैं, जलीय सतह और स्थलीय सतह। दोस्तों ये तो बात हो गई पृथ्वी की सतह की। इसके अलावा पृथ्वी को चारों तरफ से किस आवरण ने घेर रखा है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायुमंडल। और एक पृथ्वी का भाग है आपका पृथ्वी की आंतरिक परतें। अगर ये पृथ्वी है, ये अगर वायुमंडल है, तो ये पृथ्वी की क्या है? सतह है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर वाला क्षेत्र वायुमंडल, और अंतरतम भाग का या आंतरिक भाग का क्षेत्र क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो दोस्तों हम लोग जो भौतिक भूगोल में भूआकृति विज्ञान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थलीय सतह पे। तो जो भूआकृतियां हैं वो स्थल स्वरूप की ही विशेषता हैं। तो भूआकृतियां हैं जो स्थल स्वरूप की विशेषता है, हम लोग उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे थे? स्थलीय सतह। स्थलीय सतह पर ही क्या होते हैं? स्थल स्वरूप होते हैं, जो हमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, ये जो हमें दिखते हैं स्थलीय सतह, पर्वत, पठार, मैदान है, उच्चावच के रूप में ये जो हमें दिखते हैं वो स्थल स्वरूप की विशेषताओं को लिए हैं। तो स्थलीय सतह में क्या है? स्थल स्वरूप की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जो स्थल स्वरूप की विशेषताएं हैं वो किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं? भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। ये तो दोस्तों पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जो भौतिक भूगोल का भू आकृति विज्ञान है उसके लिए। अब हम लोग सिस्टमैटिक वे में यहां से भू आकृति विज्ञान पढ़ने वाले हैं। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान का संबंध किससे है? तो भू आकृति विज्ञान का संबंध है स्थल स्वरूप की विशेषताओं से। भू का मतलब है जियो, आकृति का मतलब है मॉर्फो, और विज्ञान का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध या तार्किक अध्ययन। पृथ्वी स्वरूप और क्रमबद्ध या तार्किक अध्ययन। तो दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है उसके जो स्थल स्वरूप है या स्वरूप है उसके क्रमबद्ध या तार्किक अध्ययन को क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह पे जो स्थल स्वरूप है इस स्थल स्वरूप का हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि ये कहां, कैसे, कौन, कब, किस प्रकार से कारकों ने इन स्थल स्वरूपों को आकार दिया है, उनके वर्तमान स्वरूप में उनको लाया है। तो इन्हीं सब बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान में। तो दोस्तों हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पे जो स्थलीय सतह है किस प्रकार की हम लोगों को आकृतियां देखने को मिलती हैं। अगर दोस्तों हम लोग महासागर के एक छोर से दूसरे छोर पर जाएं तो हमें कुछ इस तरह की आकृतियां प्राप्त होती हैं। पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि महाद्वीप और महासागरों के मिलन स्थल हैं, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान, इसे महासागरीय बेसिन भी कह देते हैं, भ्रंश घाटी, कटक। तो दोस्तों जो स्थल स्वरूप की आकृतियां हैं, इन्हीं आकृतियों की संरचना किस तरह से बनती है, इनका उद्भव कैसा होता है, बाद में इनके स्वरूप में किस तरह से विरूपण होता है, किस तरह से विकृति आती है जो ये सम स्थिति को प्राप्त होती हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? भू आकृति विज्ञान में। अब दोस्तों स्थल स्वरूप की बात हो रही है तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देख ले रहे हैं कि जो स्थल स्वरूप हैं इनकी उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो आप लोग यहां देख पा रहे हो स्थल स्वरूप की जो उत्पत्ति है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है उस सतह का स्वरूप कैसा है? अस्थायी और परिवर्तनशील।
अर्थात पृथ्वी की सतह का अस्थायी और परिवर्तनशील स्वरूप होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी के स्थल स्वरूप की उत्पत्ति होती है। अब जो पृथ्वी की सतह है ये अस्थायी और परिवर्तनशील क्यों है, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो इसका कारण है आपका भू संचलन। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो संचलन होता है, परतों का भू संचलन, आंतरिक भागों में कोई ना कोई ऐसा बल कार्य कर रहा हो जिसकी वजह से भू संचलन की घटना घटित होती है। उससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह है उसका अस्थायी और परिवर्तनशील स्वरूप निर्मित होता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। तो भू संचलन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, बल। अब दोस्तों हमें यही बल आगे पढ़ना है कि ये बल कहाँ उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, तीव्रता कैसी है, दिशा कैसी है और इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर दोस्तों भू संचलन की बात की जाए तो इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं जिससे पृथ्वी के स्थल स्वरूपों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक तो आंतरिक बल है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न होता है, एक है आपका बाह्य बल जो बाह्य परतों में उत्पन्न होता है, जलवायविक दशाओं से उत्पन्न होता है, वायुमंडलीय दशाओं से उत्पन्न होता है। अगर आंतरिक बलों की बात की जाए तो इसमें दो प्रकार की गति होती है। एक तो वो गति होती है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, अधिक तीव्रता की होती है इसलिए महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं आकस्मिक संचलन या आकस्मिक गतियां। इसके अलावा जिन गतियों को हम महसूस नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं पटल विरूपणी गतियां। फिर दोस्तों जो आकस्मिक गतियां हैं उनके उदाहरण क्या हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाओं को तो हम महसूस कर ही सकते हैं, लेकिन जब महाद्वीप निर्माणकारी घटना कोई होती है या पर्वत निर्माणकारी घटना है उसको हम महसूस नहीं कर सकते। दोस्तों हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई थी और आज जिस स्वरूप में हिमालय है किसी को पता ही नहीं चला कब स्वरूप में परिवर्तन हो गया। तो ये कम तीव्रता का संचलन होने के कारण हमें महसूस नहीं होता है। तो ये पटल विरूपण गतियों के अंतर्गत आता है। इसके उदाहरण हैं उपरामुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। उपरामुखी संचलन में क्या होता है, पृथ्वी की जो स्थल खंड है वो अपने आसपास के स्थलीय भाग से क्या होता है, ऊपर की ओर अगर उठ जाए तो उपरामुखी संचलन, और अगर पृथ्वी का कोई स्थलखंड आसपास के स्थलखंड से नीचे धंस जाए तो उसे कहते हैं अधोमुखी संचलन। इसके अलावा जो बाह्य बल हैं इसके जो घटनाक्रम है उनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है अनाच्छादन। इसमें क्या क्या शामिल है, अपक्षय, अपर्दन और बृहद क्षरण। अपक्षय में क्या होता है, कोई चट्टान है, स्थलीय भाग है, उसमें क्या है, भौतिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय, अर्थात भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैविक कारकों के द्वारा भी परिवर्तन होते हैं। और जब ये अवसाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो इन अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो माध्यम होते हैं वो अपर्दन का कार्य करते हैं। तो अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है और अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। अपर्दन के कारक नदी या बहता जल, हम लोग कई सारे अवसाद देखते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर नदियों द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। भूमिगत जल है, वायु है, हिमानी है, सागरीय जल है। दोस्तों इन सब बातों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण इसमें किया गया है ये भी बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर है। जो आंतरिक परतों से बल उत्पन्न हो रहा है अंतर्जात बल है, जो बाह्य परतों से बल उत्पन्न हो रहा है बहिर्जात बल है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, बल की उत्पत्ति के जो स्रोत हैं उनके आधार पर बल का अगर वर्गीकरण किया जाए जो कि भू संचलन को बढ़ावा देता है वो है दो प्रकार का। एक तो पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न होने वाला बल, उसे कहते हैं अंतर्जनित या अंतर्जात बल। एक है आपका वायुमंडलीय परतों से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं वायुमंडलीय बल या बहिर्जात बल। अब दोस्तों इन बलों का अध्ययन करने से पहले हम लोग अगर आंतरिक बल को सबसे पहले देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि हमें ये पता कैसे चला कि पृथ्वी का जो भू संचलन है उसके लिए एक अंतर्जात बल जिम्मेदार है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए
इस बात को हम यहाँ छोड़ के सबसे पहले अभी क्या देखने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और वो पता कैसे चला, तो विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। उन अध्ययनों को हम लोग बारी बारी से देख ले रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग लौट के आके क्या करेंगे, फिर अंतर्जात बल देखेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे आपके बहिर्जात बल। तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस तरह से पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसके लिए 3 प्रकार के अध्ययन किए गए। एक तो घनत्व पर आधारित अध्ययन था, एक तापमान पर आधारित अध्ययन था, और एक दाब पर आधारित अध्ययन था। और इसके अलावा एक और अध्ययन था जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में, वो है आपका भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो दोस्तों, जो दाब पर आधारित अध्ययन था, इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले थे? इस अध्ययन के ये निष्कर्ष निकले थे कि दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार जो पदार्थ के दाब का गलनांक से कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। फिर तापमान अधिक होने पर भी दाब में वृद्धि के कारण कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। ये क्या कह रहा है? ये इस बात को कह रहा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें सतह से लेकर आंतरिक भाग तक किस प्रकार की अवस्था रहेगी पदार्थ की? ठोस अवस्था। तो दाब पर जो आधारित अध्ययन है उसके अनुसार क्या निष्कर्ष निकला था कि पृथ्वी क्या है? ठोस पदार्थों से निर्मित एक दृढ़ पिंड है। अगर आंतरिक भागों में जाएंगे तो तापमान में क्या है? वृद्धि हो रही है। दाब में भी क्या हो रहा है? दाब में भी वृद्धि हो रही है। जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर गहराई में जाने पे इसकी दर है तापमान बढ़ने की। और दाब का पदार्थ के गलनांक से कैसा संबंध है? दाब का पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध है। आंतरिक भागों में जाने पे दाब में भी क्या है? वृद्धि हो रही है। घनत्व में वृद्धि हो रही है। तापमान में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन ये बात इन निष्कर्षों को कमजोर कर रही है। दाब पर आधारित जो अध्ययन है उसके अनुसार पृथ्वी कैसी है? ठोस पदार्थों से निर्मित एक दृढ़ पिंड है। और जब हम लोगों ने देखा कि जो मैग्मा है वो तो तरल अवस्था में पृथ्वी की सतह पे आता है, तो इस तथ्य में और मैग्मा की अवस्था में क्या है? विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। तो इस बात की पुष्टि किन अध्ययनों से हुई? इस बात की पुष्टि हुई आपकी भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से। भूकंप शास्त्र पर आधारित जो अध्ययन है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में सबसे ज्यादा कारगर हुआ है। तो दोस्तों, ये निष्कर्ष ये है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ जब आंतरिक संरचना समझ रहे हैं और उसमें हमने ये देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे ज़्यादा जो भी अध्ययन कारगर हैं वो कौन से हैं? भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है। तो अब हम लोग भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन देखेंगे और इसके बाद ही देखेंगे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निष्कर्ष, और फिर हम लौट के वापस आएंगे अंतर्जात बल पर। तो दोस्तों, अंतर्जात बल पर पहुंचने से पहले हम लोग भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को देख लेते हैं। और उस अध्ययन को देखने के साथ ही हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? भूकंपीय घटना को देखेंगे। अभी हम लोग उसका कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि भूकंप में कौन कौन सी तरंगें हैं और उन तरंगों के माध्यम से किस किस तरह से हम लोगों को ये पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह से है, उसकी पदार्थ की अवस्था कैसी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन।
तो दोस्तों हम लोग भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं भूकंप मूल या फोकस। और पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम भूकंप को जिस बिंदु पर महसूस किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। अब भूकंप किस स्वरूप में हम लोगों को महसूस होता है? तो होता है वो भूकंपीय तरंगों के रूप में। तो दोस्तों भूकंपीय तरंगें होती क्या है? उन तरंगों में क्या होता है? कणों का दोलन होता है और क्या होता है साथ ही ऊर्जा का स्थानांतरण। दोस्तों तरंगें दो प्रकार के स्वभाव दर्शाती हैं। अगर जो है किसी तरंग के संचलन के दौरान वो तरंग जिस माध्यम से गुजर रही है, अगर उस माध्यम के कणों की गति या कणों के दोलन की दिशा भूकंपीय तरंग संचलन की दिशा के समानांतर है, अर्थात कणों का दोलन भूकंपीय जो तरंग है उसके संचलन की दिशा के क्या है? समानांतर। तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और अगर माध्यम के कणों का संचलन तरंग संचलन की दिशा के लंबवत है तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों के जो उदाहरण हैं वो क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो हैं प्रकाश तरंगें, उसका उदाहरण। और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? आपकी ध्वनि तरंग है। और दोस्तों भूकंपीय तरंगें हैं जो P, S और L, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के स्वभाव दर्शाती हैं। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज देख ली। आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों की हम लोग उनके स्वभाव देख लेते हैं, कुछ उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। P तरंग, S तरंग और L तरंग। अगर P तरंगों की बात की जाए तो उनकी विशेषता क्या है? जिस माध्यम से ये गुजरती हैं उस माध्यम के कणों का संचलन कैसा होता है? तरंग की चलने की दिशा के समानांतर। तो ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें हैं। जब अनुदैर्ध्य है तो किस प्रकार की तरंगों के समान है? ध्वनि तरंगों के समान। P तरंगों की जो गति है वो सबसे अधिक होती है। यहां सबसे अधिक का मतलब किससे तुलना हो रही है? S और L तरंगों की अपेक्षा। अर्थात इन तीनों ही तरंगों में अगर सबसे ज्यादा गति किसी तरंग की है तो वो है P तरंग की। लेकिन इनकी तीव्रता इन तीनों ही तरंगों में सबसे कम होती है।
और ये सभी माध्यमों में चलती हैं, ठोस द्रव गैस सभी माध्यमों में चलती हैं। वहीं अगर एस तरंगों की बात की जाए तो ये जिस माध्यम से गुजरती हैं उसके कणों का संचलन तरंग संचलन की दिशा के कैसा है, लंबवत है। इसलिए ये किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ हैं तो प्रकाश तरंगों के समान है। इनकी गति है पी तरंग से कम। और एस तरंग से ज्यादा। और तीव्रता, अगर तीव्रता की बात की जाए तो इनकी तीव्रता P से अधिक है और S से कम है। और ये किन माध्यम में गति करती है, केवल ठोस माध्यम में। वहीं अगर एल तरंगों की बात की जाए तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की तरंगें हैं। इनकी तीव्रता सबसे अधिक, क्योंकि सतही तरंगें हैं। गति सबसे कम। तो दोस्तों हम लोगों ने तुलनात्मक रूप से पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग को देखा। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं क्योंकि सतह पे सबसे पहले यही तरंगें पहुंचती हैं। एस को द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स। और एल को कहते हैं सतही तरंगें। तो दोस्तों इन तरंगों के स्वभाव के अध्ययन के आधार पर ही पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। वो निष्कर्ष कौन से थे, जैसे पृथ्वी की जो क्रस्ट और मेंटल का भाग है वो ठोस अवस्था से निर्मित है, क्योंकि क्रस्ट और मेंटल तक हम लोगों को पी और एस तरंगों का अस्तित्व मिलता है। लेकिन जैसे ही बाह्य कोर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ केवल पी तरंगों का अस्तित्व मिलता है, एस तरंगों का अस्तित्व वहाँ नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि बाह्य कोर का जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, वो आपके द्रव अवस्था में है। और चूंकि एस तरंगों की विशेषता ये है कि ये तरल पदार्थों में गति नहीं करती हैं, इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया जो बाह्य कोर के पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में है, क्योंकि वहाँ एस तरंगों का अस्तित्व नहीं था। तो इस चित्र में आप लोग भूकंपीय तरंगों का जो भ्रमण पथ है उसको देख सकते हैं। एस तरंगें सतही तरंगें हैं। तो क्या निष्कर्ष निकले, अगर सिस्मोग्राफ पर देखें तो तरंगों की जो गति है उनकी तीव्रता के आधार पे इस तरह का ग्राफ बनता है। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। क्या निष्कर्ष निकले कि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा ही पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। चूंकि भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक परतों में गमन करने वाली पी और एस तरंगों की गति में घनत्व में वृद्धि के साथ क्या होता है, वृद्धि होती है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे घनत्व में क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगी। और चूंकि घनत्व में वृद्धि का संबंध किससे है, भूकंपीय तरंगों की गति से किस प्रकार का संबंध है, सीधा संबंध है। मतलब
घनत्व में अगर वृद्धि हो रही है तो भूकंपीय तरंगों की गति में भी वृद्धि होगी। तो अगर पृथ्वी के आंतरिक भागों में देखें तो पी और एस तरंगों की गति में क्या होगा, घनत्व में वृद्धि के साथ वृद्धि होती जाएगी। यही बात यहाँ लिखी है। और ये भी लिखा है समान रासायनिक संरचना वाली परतों में तरंग का मार्ग कैसा रहेगा, सीधा। और आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंगों का वक्राकार मार्ग होने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां जो रासायनिक संरचना है पदार्थों की वो एक समान नहीं है। इसी से तो यही पता चला कि भाई पृथ्वी का जो अगर बाह्य परत देखें क्रस्ट है, उसमें सिलिका और एल्युमिनियम धातु की अधिकता है, फिर सीमा है मेंटल में, फिर नीफे है। तो एक समान क्या है, यहाँ सियाल है, ये एक समान चला क्रस्ट तक, और क्रस्ट के बाद जैसे ही मेंटल की सीमा में घुसे यहाँ सियाल मिलता रहा, लेकिन एल की जगह क्या हो गया, एम ए मिला। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो क्रस्ट में भूकंपीय तरंगों का जो मार्ग है वो अगर सीधा चलता आ रहा था तो मेंटल में जाके कैसा हो गया, वक्राकार। तो उससे ये भी पता चला कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है या आंतरिक परत है उनमें स्थान ऐसे भी हैं जो अलग अलग रासायनिक संरचनाओं के हैं, एक समान रासायनिक संरचनाओं के नहीं है। यही बात यहाँ लिखी है। वक्राकार होने के कारण यह प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एक समान नहीं है। इसके अलावा इस प्रकार भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सतह से अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचनाओं वाली परतों के घनत्व में क्या है, वृद्धि होती है। जहां पी तरंगें ठोस, तरल और गैसीय माध्यम से होकर गमन कर सकती हैं, वहीं एस तरंग केवल ठोस पदार्थ से निर्मित परतों में चलती हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, जब बाह्य कोर की बात आती है तो वहां केवल अस्तित्व किस तरंगों का मिलता है, पी तरंग का, एस तरंग का वहां अस्तित्व नहीं मिलता है। सतह से गुटेनबर्ग अशांत तक एस तरंग का प्रभाव होने के कारण, अब ये गुटेनबर्ग अशांत क्या है हम लोग आगे देखने वाले हैं। सतह से गुटेनबर्ग अशांत तक एस तरंग का प्रभाव होने के कारण जहां यह स्पष्ट हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में है। गुटेनबर्ग अशांत कहाँ है, गुटेनबर्ग अशांत जाहिर सी बात है मेंटल और कोर के बीच में होगा। यहां तो जो मेंटल और क्रस्ट है वो तो ठोस है, इसलिए एस तरंग का वहां अस्तित्व मिलता है, लेकिन जो बाह्य कोर है वहां एस तरंग क्या है, लुप्त हो गई है। तो उससे ये पता चला कि जो बाह्य कोर है वो तरल पदार्थों से निर्मित है, क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में है। वहीं गुटेनबर्ग अशांत तत्व के बाद एस तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह भी प्रमाणित हो गया कि बाह्य कोर के पदार्थ तरल अवस्था में हैं। फिर आगे क्या है, बाह्य कोर में जहां पी तरंगों की गति में वृद्धि की दर कम, यहां क्या लिखा कि घनत्व का तरंग की गति से सीधा संबंध है। अगर बाह्य कोर तरल अवस्था में तो वो ठोस की अपेक्षा तो कम घनत्व वाली होगी, तो वहां तरंग की गति क्या होगी, उसकी गति की जो दर है वो धीमी हो जाएगी। यही बात यहाँ लिखी है। तो वहीं लहमन अशांत तत्व के बाद जो लहमन अशांत तत्व है वो आपका है बाह्य कोर और आंतरिक कोर के संक्रमण की अवस्था, वो हम आगे देखने वाले हैं कि ये क्या है। आंतरिक कोर में पी तरंग के प्रवेश करते ही तरंग की गति में होने वाली आकस्मिक वृद्धि। आकस्मिक वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आंतरिक कोर का जो पदार्थ है जहां पी तरंग प्रवेश कर रही हैं वो जमी हुई अवस्था या ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि बाह्य कोर तो तरल में है, तो वहां पी तरंगों की गति क्या हो गई, कम हो गई थी। लेकिन आकस्मिक वृद्धि हो रही है अब पी तरंग की आंतरिक कोर में, तो इसका मतलब वहां जो पिछली अवस्था थी तरल अवस्था उससे ठोस अवस्था या जमी हुई अवस्था में पहुंच गई होगी। तो आकस्मिक वृद्धि से यह भी स्पष्ट हो गया कि आंतरिक कोर के पदार्थ अत्यधिक दबाव के कारण या अत्यधिक दाब के कारण जमी हुई अवस्था में हैं। तो दोस्तों भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन जो आंतरिक संरचना को समझने में सहायक है, उसके सारे निष्कर्ष ये हैं। इन निष्कर्षों को हम लोग और अलग तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हो मेंटल है, आउटर कोर है, बाह्य कोर है, इनर कोर है। अब दोस्तों ये जो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है इसके निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के निष्कर्ष रहे इसके।
दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में मोटे तौर पे 3 परत हैं। जो सबसे ऊपरी परत है उसे कहते हैं क्रस्ट, मध्यवर्ती परत को कहते हैं मेंटल, और आंतरिक जो परत है उसे कहते हैं कोर। यह आपकी ऊपरी परत है, ये मध्यवर्ती परत है और ये आंतरिक परत है। कुछ और निष्कर्ष हम लोग देख ले रहे हैं, कुछ और विशेषताएं देख ले रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना संबंधी। अगर पदार्थ की बहुलता के आधार पर इनका अगर नामकरण देखा जाए तो जो बाहरी परत है क्रस्ट उसे कहते हैं सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व की अधिकता के कारण। मध्यवर्ती परत जो मेंटल है उसे कहते हैं सीमा, और कोर को कहते हैं नीफे, निकेल और आयरन या फेरम की अधिकता के कारण। अब इन परतों की हम लोग अवस्था देख लेते हैं। ठोस अवस्था में कौन सी परत है? क्रस्ट और मेंटल। दोस्तों पिछले चित्रों जैसा ये चित्र बना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पूरा पार्ट है ये आपकी है कोर, ये बाह्य कोर, ये आंतरिक कोर। ये है आपकी क्रस्ट और मेंटल, ये ठोस अवस्था में है। बाह्य कोर आपकी तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर आपकी जमी हुई अवस्था या आंतरिक कोर आपकी जमी हुई अवस्था में है। अब दोस्तों इन परतों के कुछ नाम देख लेते हैं हम लोग, और ये देख लेते हैं कि आंतरिक परतों के कौन कौन से भाग उन नामों में समाहित हैं। जैसे एक भाग का नाम है आपका स्थल मंडल, उसके जस्ट नीचे है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल दोस्तों स्थल मंडल के नीचे होता है दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल के नीचे मध्य मंडल, और मध्य मंडल के नीचे सबसे आंतरिक भाग क्या है आपका? केंद्र मंडल। अब दोस्तों हम लोग इस चित्र से ये देखेंगे कि स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और जो केंद्र मंडल हैं वो पृथ्वी की कौन कौन सी परतों से मिला के बनते हैं। ये दोस्तों मेंटल है, ये आपकी ऊपरी मेंटल है, ये निचली मेंटल है, ये कोर है, ये क्रस्ट है। तो दोस्तों जो स्थल मंडल है वो बनता है आपका क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से मिलके। ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत और क्रस्ट को मिला के क्या बनता है आपका? स्थल मंडल। और दोस्तों जो ऊपरी मेंटल की निचली परत है उससे बनता है आपका दुर्बल मंडल। याद रखना दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात है, ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी परत है
और क्रस्ट, इनको मिला के क्या बनता है? स्थल मंडल। और जो ऊपरी मेंटल की निचली परत है, उसको मिला के क्या बनता है? दुर्बल मंडल। और जो निचला मेंटल है उससे क्या निर्मित होता है? उससे निर्मित होता है मध्य मंडल। और कोर से क्या निर्मित होता है आपका? केंद्र मंडल। दोस्तों एक बार और आप लोग गौर से देख लो, एक बार फिर मैं बता देता हूं। जो स्थल मंडल है वो आपके क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत को मिला के बनता है। और जो दुर्बल मंडल है वो ऊपरी मेंटल की जो निचली परत है उसको मिला के बनता है। और जो मध्य मंडल है वो आपकी निचली मेंटल से बनता है। और जो केंद्र मंडल है वो आपके कोर से बनता है। पीछे दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि गुटेनबर्ग अशांत तत्व क्या है, लेहमन अशांत तत्व क्या है, ये चीजें भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगर पृथ्वी के ये आपके क्रस्ट है, आंतरिक भाग में अगर जाएं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दोस्तों क्रस्ट और मेंटल अलग अलग पदार्थों से निर्मित है, क्योंकि क्रस्ट का नाम क्या है? सियाल है, मेंटल का है सीमा, तो अलग अलग तत्व तो है ही। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में अगर हम लोग क्रस्ट से मेंटल की ओर जाएं तो एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां क्रस्ट और मेंटल दोनों के ही गुण होंगे, और ये संक्रमण क्षेत्र होगा। अगर क्रस्ट से मेंटल की ओर जाएं तो पहले क्रस्ट के गुण होंगे, फिर क्रस्ट और मेंटल के सम्मिलित गुण होंगे, और फिर और अंदर जाने पे मेंटल के गुण आने लगेंगे। तो ऐसी जो संक्रमण की अवस्था है उसे कहते हैं हम लोग अशांतत्व क्षेत्र या असंबद्धता। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो अशांतत्व या असंबद्धता है उसे कहते हैं मोहो अशांतत्व। ऐसा ही क्षेत्र जो मेंटल और कोर के बीच में हम लोग देखते हैं तो उसे कहते हैं गुटेनबर्ग अशांत तत्व। अब दोस्तों इनके अलावा क्रस्ट में भी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, मेंटल में ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और कोर में भी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच जो संक्रमण क्षेत्र हैं उनको भी नाम दिए गए हैं। अगर क्रस्ट की बात की जाए तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है उसे कहते हैं कोनोरोड अशांत तत्व। क्या कहते हैं? कोनोरोड अशांत तत्व। अगर मेंटल की बात की जाए तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच जो संक्रमण क्षेत्र है उसे कहते हैं रिपिती अशांत तत्व। और अगर बाह्य कोर और आंतरिक कोर की बात की जाए तो इनके बीच का जो अशांत तत्व क्षेत्र है उसे कहते हैं लेहमन अशांत तत्व। तो दोस्तों हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो भी निष्कर्ष निकले थे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के आधार पर उन्हें हमने देख लिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो निष्कर्ष हैं भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से संबंधित वो देख लिए। अगर हम लोग चित्र देखें तो पृथ्वी का ये क्या है? क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये बाह्य कोर है इस चित्र में, ये आंतरिक कोर है। आंतरिक कोर है वो जमी हुई अवस्था में है, बाह्य कोर तरल अवस्था में है, क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में है। क्रस्ट और मेंटल को मिला के क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत को मिला के क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्रस्ट और जैसा कि अभी देखा, क्रस्ट और मेंटल की जो ऊपरी परत है ऊपरी मेंटल की उसे स्थल मंडल, और ऊपरी मेंटल की जो निचली परत है उसे दुर्बल मंडल कहते हैं, और जो निचली मेंटल है उसे मध्य मंडल, और जो कोर वाला भाग है उसे केंद्र मंडल कहते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे हो पिघली धातुओं की बाहरी क्रोड, जो बाह्य कोर है वो पिघली हुई या तरल अवस्था में है। ठोस धातुओं की आंतरिक कोर यानी जमी हुई अवस्था है। इस चित्र में आउटर कोर, मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, इसको हम लोग देख पा रहे हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो अंतर्जात बल स्टार्ट किया था, अंतर्जात बल को प्रारंभ करने से पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना जरूरी था। तो हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा। अब हम लोग दोबारा से वहीं वापस आ रहे हैं जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोग यहाँ अंतर्जनित बल या अंतर्जात बल पर थे। अब हम लोग यहीं से दोबारा से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो अंतर्जात बल हैं इनको हम लोग देख रहे हैं अब कि किस तरह से इन बलों के कारण भू संचलन होता है और स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। तो अंतर्जात बल, अंतर्जात बलों को बल की तीव्रता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो एक कम तीव्रता वाला अंतर्जात बल जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, और एक है अधिक तीव्रता का अंतर्जात बल जिसे महसूस कर सकते हैं। इसमें कौन सा आएगा आपका? पटल विरूपणी बल, और अधिक तीव्रता में क्या आएगा आपका? आकस्मिक संचलन। इसके उदाहरण हम लोगों ने एक ग्राफ में देखे थे, एक चार्ट में। भूकंप और ज्वालामुखी थे जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम अधिक तीव्रता वाला जो बल है उसे अभी छोड़ देंगे। अभी हम लोग आगे किस पर आगे बढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पटल विरूपणी बल पर। पटल विरूपणी संचलन जो पटल विरूपणी बल के कारण है। पटल विरूपणी जो संचलन है ये तीन प्रकार का होता है। विवर्तनिकी संचलन, समस्थैतिक संचलन और सुस्थैतिक संचलन। इनमें दोस्तों जो विवर्तनिकी संचलन है उसके कारण क्या होता है? स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। और जो समस्थैतिक संचलन है उसके कारण वो जो स्थल स्वरूप हैं वो संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। और जो सुस्थैतिक संचलन है होते तो आपके स्थल स्वरूप ही हैं और वो संचलन की दशा को प्राप्त करते हैं, लेकिन कहाँ? ये है महासागरीय तल की घटना। तो सुस्थैतिक संचलन किसे कहते हैं? सुस्थैतिक संचलन उस संतुलन की दशा को कहते हैं जो महासागरीय तल पर घटित होती है। समस्थैतिक जो स्थल पे घटित होती है संतुलन की दशा। और विवर्तन की संचलन कौन होता है? जो मतलब स्थल स्वरूपों की जिसके फलस्वरूप उत्पत्ति होती है। तो ये स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अब दोस्तों यहां पर हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं। अभी यहां दोस्तों हम लोग देखेंगे अभी आपका विवर्तनिकी संचलन। यहां हम लोगों ने क्या छोड़ा? अधिक तीव्रता वाले संचलन को छोड़ा, कम तीव्रता वाले पे आए। अब जो कम तीव्रता का था इसमें हम लोग क्या देखेंगे?
अभी विवर्तन की संचलन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर विवर्तन की संचलन की बात की जाए तो ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो संचलन हो सकता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, इस तरह से सतह से ऊपर की ओर लंबवत या गहराई की ओर नीचे की ओर, या हो सकता है इस तरह से क्षैतिज दिशा में। तो दोस्तों ये कितने प्रकार से है? एक तो है ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर संचलन, एक है आपका क्षैतिज संचलन। ऊर्ध्वाधर दिशा का जो संचलन है उसके फलस्वरूप किस प्रकार के भूदृश्य की उत्पत्ति होती है या किस स्थल स्वरूप की उत्पत्ति होती है? तो उससे होती है महादेश जनक संचलन की उत्पत्ति। यानी महादेश अर्थात बड़े बड़े भूखंड की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उसके स्वरूप जो है निश्चित आकार लेते हैं। तो एक तो है इसमें महादेश जनक संचलन, और एक क्या है? पर्वत निर्माणकारी संचलन। दो प्रकार के उच्च बच्चों का निर्माण हम लोग देख सकते हैं यहाँ। एक तो है महादेश जनक, जो बड़े बड़े महाद्वीप स्थलीय भूखंड उनकी स्वरूप की उत्पत्ति होती है, या पर्वतों का निर्माण होता है। अलग अलग दिशा में जब संचलन होता है, ऊर्ध्वाधर संचलन और क्षैतिज संचलन, तो ये ऊर्ध्वाधर के भाग है महादेश जनक, और आपके जो पर्वत निर्माणकारी है ये माफ कीजिए यहाँ क्षैतिज संचलन का पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ अभी हम ये क्षैतिज संचलन को छोड़ देंगे। अभी हम लोग विचार करेंगे आगे जो ऊर्ध्वाधर संचलन है उस पर, यानी महादेश जनक संचलन पर। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या छोड़ा? यहाँ हमने अभी अधिक तीव्रता वाला आकस्मिक संचलन छोड़ा। फिर यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने फिर समस्थैतिक और सुस्थैतिक को छोड़ा। अभी यहाँ हमने छोड़ा पर्वत निर्माणकारी संचलन को। तो दोस्तों यहाँ अब हम लोग देखने वाले हैं महादेश जनक संचलन। तो जो महादेश जनक संचलन है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। अगर स्थल स्वरूप की आसपास की सतह से जो है ऊंचाई बढ़ती है किसी स्थल खंड की, तो क्या होता है? वो उत्थान। इसमें अगर स्थल पे ये घटना हो रही है तो उत्थान होगा, और अगर समुद्री तट पर ये घटना हो रही है तो उसे कहेंगे निर्गमन। ये दो शब्द इस बात को इंगित कर रहे हैं कि सतह का कोई हिस्सा अपने आसपास के जो स्थलखंड है उसकी अपेक्षा क्या हो रहा है? उसकी अपेक्षा ऊर्ध्वाधर दिशा में उठ रहा है। अगर सतह का कोई हिस्सा अपने आसपास के स्थलखंड से धंस जाए तो अगर ये स्थल पे घटना होगी तो उसे क्या कहेंगे? अवतलन। और अगर तटीय क्षेत्र में है तो उसे क्या कहेंगे? निमज्जन। तो दोस्तों अभी हम यहाँ क्षैतिज संचलन को छोड़कर ऊर्ध्वाधर संचलन पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग अवतलन, उत्थान, निर्गमन और निमज्जन के।
यहाँ दोस्तों हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो स्थल का भाग है आसपास के स्थलखंड से कैसा हो गया, ऊपर की ओर उठ गया और पठार का निर्माण हो गया। और यहाँ जो आपका जलमग्न तट था ये सतह से ऊपर उठ के क्या हो गया, तटीय मैदान में परिवर्तित हो गया। इसकी जो गति है इस तरह से उसका रहा, उसकी दिशा इसकी इस तरह से दिशा रही। तो ये किस बात को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके उत्थान की घटना को, और ये कर रहा है निर्गमन की घटना को। इस घटना को अगर हम लोग भाषा का रूप दें तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है कि महादेश जनक संचलन के कारण जब उत्थान की प्रक्रिया से स्थलखंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा ऊपर की ओर उठ जाता है, तब महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। जबकि निर्गमन की प्रक्रिया द्वारा महाद्वीपीय मग्न तट के जल के सतह के बाहर आने पर तटीय मैदान की उत्पत्ति होती है। दोस्तों एक बार इसको आप लोग गौर से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग अवतलन और निमज्जन देखते हैं। दोस्तों यहां आप देख पा रहे हो स्थल सतह से ये जो भाग है क्या हुआ, ये नीचे की ओर धंस गया और यहाँ किसका निर्माण हो गया, बेसिन का निर्माण हो गया, महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण हो गया। और जो तटीय मैदान था वो नीचे की ओर उसका स्तर चला गया, तो उसका क्या हो गया, निमज्जन हो गया। और किसका निर्माण हो गया, महाद्वीपीय मग्न तट का। दोस्तों इस घटनाक्रम को हम लोग किस तरह की भाषा दे सकते हैं कि महादेशजनक संचलन के कारण जब अवतलन की प्रक्रिया से स्थलखंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा नीचे धंस जाता है, तब महाद्वीपीय बेसिन की उत्पत्ति होती है। जबकि निमज्जन की प्रक्रिया द्वारा तटीय मैदान के जल की सतह के अंदर जाने पर क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण होता है। दोस्तों एक बार आप लोग इसको गौर से देख लो। तो दोस्तों यहां तक हम महादेश जनक संचलन देख चुके हैं।